हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा हुआ था प्रोफेशनल एस्केप्टिज्म। ओके, इसमें हम लोगों ने ये बात पढ़ा हुआ था क्या कि कोई भी इंसान जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई भी इंसान क्या है, सीए। यहाँ पे एग्जांपल लिए हुए थे हम। यदि सीए अमन है, ठीक है, तो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को, उस ऑडिटर को जो कि काम करने के लिए गया है कहाँ पे, ए लिमिटेड में, कोई भी कंपनी से वहाँ पे काम करने के लिए गया, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, अलर्टमेंट होगा। अलर्ट किस सेंस में, यदि कहीं पे फ्रॉड दिख रहा है, ठीक है, यदि कहीं पे फ्रॉड दिख रहा है तो उसके माइंड में ये क्लिक होना चाहिए, उसके माइंड में ये क्लिक होना चाहिए कि ये डाटा जो कि फ्रॉड के रिगार्डिंग है, ये आखिर आया कहाँ से होगा। ओके, ये आया कहाँ से होगा, ठीक है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म में हम लोग का ये डिफिनेशन पढ़ा होता कि ये एक एटीट्यूड होता है। ये एटीट्यूड किस में होता है, ये एटीट्यूड आपको ऑडिटर में होता है। ओके, ठीक है। वो ऑडिटर को हमेशा क्या होना चाहिए, क्वेश्चन एराइज होना चाहिए, उसके दिमाग में एक बात क्लिक होते रहना चाहिए कि आखिर ये जो फ्रॉड का जो डाटा है, वो अमाउंट आया कहाँ से। तो उसके माइंड में क्या होना चाहिए, हमेशा क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। और यदि ऐसा कोई कंडीशन नज़र आता है, जो कंडीशन ये शो कर रहा हो कि वहाँ फ्रॉड है, कंडीशन क्या शो कर रहा हो, या वहाँ पे क्या है, फ्रॉड है, ठीक है, तो उसके दिमाग में ये बात चलते रहना चाहिए। क्लियर। चलो, तो हम लोगों ने डिफिनेशन ये पढ़ा होता कि प्रोफेशनल एस्केप्टिज्म रेफर्स टू द प्रोफेशनल escapism escapism refers to the an attitude। क्या होना चाहिए, an attitude। ओके, इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, that include a questioning mind। ओके, क्वेश्चनिंग माइंड किस सेंस में कि ये चीज आया कहाँ से। ओके, माइंड। और बीइंग अलर्ट, यदि कोई कंडीशन ऐसा दिखता है कि जो फ्रॉड को इंडिकेट करता हो, तो उसके रिगार्डिंग भी क्या होना चाहिए, उसको हमेशा अलर्ट होना चाहिए। एंड बीइंग अलर्ट टू कंडीशन that may indicate possible misstatement। क्लियर है। ड्यू टू, किस कारण से हो सकता है, ड्यू टू फ्रॉड के कारण, ड्यू टू एरर और फ्रॉड। क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब ये देखो कि एग्जाम में ये होता है कि एग्जाम में एग्जाम्पल पूछ दिए जाते हैं कि आप प्रोफेशनल एस्केप्टिज्म के एग्जाम्पल बतावे, ठीक है। तो हम लोग का एग्जाम्पल सिंपली है कि मान लो कि कोई ए लिमिटेड एविडेंस ऑप्ट कर रहा है, ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन, मान लो कि किसी चीज़ का इन्वेंट्री का हो रहा है, क्या हो रहा है, फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है किसी भी चीज़ का, किसका हो रहा है, इन्वेंट्री का, ठीक है। अब फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है, मान लो कि ए लिमिटेड में 9,000 इन्वेंट्री है, ठीक है, 9,000 गुड्स मान लो वो रखा हुआ है। ओके, ये सिंगल क्या कि ऐसे ऐसे जाके 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करके ये क्या हुआ, काउंटिंग कर लिया, ये फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया, ठीक है। अब ये क्रॉस चेक करता है, कहीं से खरीद के तो आया होगा ना, कहीं से खरीद के आया होगा, यानी सेलर के पास से ये सामान आए होंगे, ठीक है। अब ये कहीं से खरीद के आया होगा, उस क्रॉस चेक करने के अकॉर्डिंग पता चलता है कि नहीं, ये सिर्फ 8,500 के ही है,
या 9500 के या इस अकाउंट में शो किया गया कम पे। तो एक एविडेंस दूसरा चीज़ शो कर रहा है, दूसरा डाटा, और दूसरा एविडेंस क्या कर रहा है, दूसरा डाटा शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ था, हम लोग ने पढ़ा हुआ था कि ऑडिट एविडेंस that contradicts other ऑडिट एविडेंस। यहां तक कोई इशू है? चलो बढ़िया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि मान लो कोई इंफॉर्मेशन क्या किया गया, ऑब्टेंड किया गया है, प्राप्त किए गए। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन ऑप्ट किए गए, जो इंफॉर्मेशन क्या किए गए, प्राप्त किए गए, वो रिलायबिलिटी के ऊपर, यानी कि इसके साक्ष्य के ऊपर ही क्या कर रहा है, क्वेश्चन अराइज कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन अराइज कर रहा है। तो इस सर्कमस्टांसेस में भी क्या होना चाहिए, ऑडिटर को अलर्ट होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे, यदि कोई ऐसा कंडीशन कहाँ दिख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में दिख रहा है, जो कि किसको शो कर रहा है, फ्रॉड को शो कर रहा है। इंडिकेशन ये शो कर रहा है, फ्रॉड को शो कर रहा है। तो उस सर्कमस्टांस में भी क्या होना चाहिए, ऑडिटर को हमेशा अलर्ट होना चाहिए। क्लियर है? बढ़िया, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि एक ऑडिट प्रोसीजर किया गया। क्या किया गया? ऑडिट प्रोसीजर किया गया है। ठीक है, मान लो कि ऑडिट प्रोसीजर किया गया। ठीक है, ये ऑडिट प्रोसीजर जो हम करने के लिए गए हैं, हम क्या करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर करने के लिए। तो मान लो कि 9,000 डाटा का इंफॉर्मेशन हमको प्राप्त हो गए। ठीक है, हमको प्राप्त करना था कितना डाटा का इंफॉर्मेशन, 10,000 डाटा का इंफॉर्मेशन हमको क्या करना चाहिए था, ऑप्ट करना चाहिए था। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर करने के लिए गए, 9,000 डाटा का इन्फॉर्मेशन को प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, परंतु हमको कितने प्राप्त करना चाहिए था, 10,000 डाटा का प्रोसीजर। ये प्रोसीजर से हमको इतना ही डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, अब हमको ये 1,000 डाटा का और इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना है ना। तो बोला जा रहा है कि यदि आप एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं, इस के रिगार्डिंग एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं। ठीक है, ये 1,000 डाटा के रिगार्डिंग, डिफरेंस रिगार्डिंग, तो इस सर्कमस्टांसेस में भी ऑडिटर को क्या होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। ठीक है, इसका पॉइंट है सर्कमस्टांसेस हुआ ना, सर्कमस्टांसेस डेट सजेस्ट, अभी हम सजेस्ट कर रहे थे, डेट सजेस्ट द नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर in addition to those required by the SEC। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑडिटर को हमेशा क्या करना है,
ऑडिटर को ऑलवेज मेंटेन करना है प्रोफेशनल एस्केप्टिज्म। हमेशा क्या करना है, प्रोफेशनल एस्केप्टिज्म क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, जिससे ऑडिट रिस्क को लो किया जा सके, ठीक, कम किया जा सके, कहाँ तक, एक्सेप्टेबल लेवल तक। ओके, क्लियर है, बढ़िया। यदि अगर ऑडिटर को अनयूजुअल ट्रांजैक्शन नजर आते हैं, यदि ऑडिटर को अनयूजुअल ट्रांजैक्शन नजर आते हैं, तो इस सरकमस्टांस में भी अलर्ट रहना है, किसको, ऑडिटर को। अलर्ट कौन रहेगा, ऑडिटर। क्लियर है, बढ़िया। नेक्स्ट, यदि कोई इनएप्रोप्रिएट एजम्पशन ले लिया गया है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इनएप्रोप्रिएट एजम्पशन ले लिया गया है, इनएप्रोप्रिएट एजम्पशन ले लिया गया, किस चीज के रिगार्डिंग, इन डिटरमाइनिंग नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड के रिगार्डिंग, एंड एक्सटेंड ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर एंड इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट। क्लियर है यहाँ तक, कोई भी इशू, चलो बढ़िया है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, चलिए। अब ये तो हम लोग का एलिमेंट्स के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब प्रोफेशनल एस्केप्टिज्म के बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा, यानी कि सब ये पार्ट किसके, एलिमेंट्स के हैं, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। अब हम लोग एक नया टॉपिक है एलिमेंट्स के अंदर ही, एक नया टॉपिक है, क्या है, एक्सेप्टेंस एंड continuance of client relationship and audit engagement। ओके, इस पॉइंट को बहुत ही ध्यानपूर्वक हम लोग क्या करें, सुने। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। तो ये सिंपल सा हम लोग मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे, आखिर ये होता क्या है, ठीक है। तो डिफाइन करता है कौन सा, SQC1 स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। वो ये करता है, क्या करता है, देखो, वो सबसे पहले एक्सेप्टेंस करेगा और कंटिन्यू करेगा क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। इसका कहने का मतलब ये है कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में ऑडिटर किसी भी काम को एक्सेप्ट करेगा, यानी क्लाइंट का वर्क एक्सेप्ट करेगा, उसको वो कंटिन्यू करेगा। कौन कौन से सर्कमस्टांस में, ये एक्सेप्ट करने से पहले, यानी क्लाइंट का वर्क एक्सेप्ट करने से पहले ऑडिटर ये सब बात को कंसिडर करेगा। वो फ्लोइंग पॉइंट कौन कौन से, ये देखो अब आप, फ्लोइंग पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। एक्सेप्ट करने से पहले ऑडिटर क्या चेक करेगा, ऑडिटर ये देखेगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये कहते हैं, सबसे पहले इंटीग्रिटी चेक करेगा, इंटीग्रिटी ऑफ द, किसका, प्रिंसिपल ओनर का, की मैनेजमेंट का, एंड दोज चार्ज विद
गवर्नेंस का एंड TCWG ऑफ द एंटिटी। ओके, यानी किसका किसका इंटीग्रिटी चेक किया जाएगा? प्रिंसिपल ओनर का इंटीग्रिटी चेक किया जाएगा, ठीक है, जो कि की मैनेजमेंट पर्सन हो उसका चेक किया जाएगा, और TCWG होगा जिस जिस एंटिटी का, उस एंटिटी का उसका चेक किया जाएगा, ठीक है। अब ये चेक होने के बाद एक बार ये चेक कर लेगा, ठीक है, तो उसके बाद ऑडिटर 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 अपने आप को चेक करेगा कि हम जो काम एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि जो काम हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए हम कैपेबल है या नहीं। यानी कि ऑडिटर जो भी काम एक्सेप्ट करेगा क्लाइंट का, वो एक्सेप्ट करने से पहले ये देखेगा कि हम उस काम को करने के लिए एलिजिबल है भी या नहीं, क्या उसका मेरे पास पास्ट एक्सपीरियंस है उस काम को करने का या नहीं है। यदि काम करने का एक्सपीरियंस होगा, पास्ट एक्सपीरियंस, तो वो काम को एक्सेप्ट कर लेगा, और यदि नहीं होगा तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, क्लियर है। अब देखो, ये दूसरा कंडीशन चेक करेगा। पहला कंडीशन क्या है, इंटीग्रिटी चेक करेगा किसका, प्रिंसिपल ओनर का, की मैनेजमेंट का एंड TCWG का। इसके बाद सेकेंड है, ऑडिटर अपने आप को इवेल्युएट करेगा कि जो काम हम ले रहे हैं उस काम को करने के लिए हम कैपेबल है कि नहीं है। यदि कैपेबल है तो काम को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और नहीं कैपेबल है तो काम को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, अब 2 पॉइंट चेक करने के बाद ये देखेगा, थर्ड पॉइंट ये चेक करेगा कि जो भी इंगेजमेंट टीम है, जो भी इंगेजमेंट टीम है एंड जो भी फॉर्म है, ठीक है, जो भी इंगेजमेंट टीम एंड फॉर्म है, वो किस चीज़ का कंपाइल कर रहा है, वो इथिकल रिक्वायरमेंट को कंपाइल कर रहा है कि नहीं, यानी इथिकल रिक्वायरमेंट को कंपाइल कर रहा है, इथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रहा है कि नहीं, कंप्लाई कर रहा है या नहीं। जहाँ भी क्या बोलते हैं मीनिंग को समझने में आसानी होगा, वहाँ पे हम आपको हिंदी मीनिंग लिख दिया करेंगे। ओके, अब जो भी ऑडिटर एक्सेप्ट करने से पहले, ऑडिटर क्या करेगा, एक्सेप्ट करने के से पहले सिग्निफिकेंट मैटर्स that have arisen during current or previous audit engagement and their implication for continuing the relationship. दो जो भी सिग्निफिकेंट मैटर अराइज होते हैं, कब या तो करंट ऑडिट जो कर रहे हो उस दौरान, या प्रीवियस ऑडिट कर रहे हो उस दौरान, ठीक है, वो सारी चीज़ को क्या करेगा ना, वो चेक करेगा। सिग्निफिकेंट मैटर डेट विल हैव बीन अराइज ड्यूरिंग करेंस और करंट एंड प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर कंटिन्यूस द रिलेशनशिप्स, ठीक है। ये सब चीज़ को क्या करेगा ना, वो देखेगा। ओके, कि सिग्निफिकेंट मैटर करंट पीरियड में क्या अराइज हुए और प्रीवियस ऑडिट में क्या अराइज हुए, और उसका इम्प्लीकेशन के रिगार्डिंग क्या रूल्स है, ठीक है। ये कंटिन्यू हम कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्सेज। इसी एलिमेंट में ही है,
ह्यूमन रिसोर्सेज। क्लियर है? ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये क्या होता है? एक्स फैक्टर होता है, एक्स फैक्टर होता है। ओके, ये जितने अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज किया जाएगा उतना ही क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस करता है, और यदि खराब तरीके से होता है तो वो क्या होता है? फेल हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। ओके, अब फेल होने के पीछे भी रीजन है। ठीक है, ठीक है, कि ह्यूमन रिसोर्सेज एज पर कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उस पर्सन को काम दिया गया है या नहीं। यानी कि जो कैपेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग काम नहीं दीजिएगा। आप चाहोगे कि कोई प्यून है, ठीक है, उससे आप चाहोगे कि मैनेजिंग डायरेक्टर वाला काम करवा लें, ठीक है, तो वो काम तो पॉसिबल नहीं है। तो देखा ये जाएगा कि एज पर कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम दिया गया है, नहीं दिया गया है। ठीक है, वो इक्वल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो ये फॉर्म क्या करेगा? पॉलिसी एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड करेगा। क्या करेगा वो? एस्टेब्लिश्ड करेगा। ठीक है, अब ये एस्टेब्लिश्ड करेगा, उसके रिगार्डिंग बहुत सारा क्या होता है? इशू अराइजेज होते हैं, इशू अराइजेज होते हैं। ठीक है, और वो इशू कौन कौन सिचुएशन में होते हैं? एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के मतलब क्या? कि एज पर कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। उसके बाद क्या करना है? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना है कि एक बार सिलेक्शन हो गया तो वो अपना सही तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा कि उसका कैपेबिलिटी कैसा है। ये सब भी चेक किया जाता है कि वो जो बंदा को काम दिया गया उसका कैपेबिलिटी कैसा है, वो किस हद तक काम को करने में सक्षम है। ये सब बेसिक पॉइंट सब है। ठीक है, उसका इस फील्ड में कहाँ तक करियर डेवलपमेंट है, उसको कितना दिन पे क्या होता है? प्रमोशन मिल रहा है। ठीक है, उसको कितना कॉम्पनसेशन पे किया जा रहा है उसके सर्विस के बिहाफ में, और उसका क्या क्या पर्सनल नीड है। ये सब बेसिक पॉइंट है। ओके, चलो, यहाँ तक कोई इशू? कोई भी इशू बढ़िया है। यदि कोई भी इशू तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करें? कमेंट करें। ओके, आपका क्वेरी इंस्टेंट में आपको क्या कर दिया जाएगा? सॉल्व करके आपको बता दिया जाएगा। ओके, अब इसी में हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ओके, देखो, फॉर्म क्या करेगा? फॉर्म शुड एस्टेब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर। फॉर्म शुड एस्टेब्लिश क्या है? पॉलिसी एंड प्रोसीजर, पॉलिसी एंड प्रोसीजर। क्लियर है? फॉर्म तो एक ही चीज़ करेगा, पॉलिसी एंड प्रोसीजर क्या एस्टेब्लिश करेगा? किस चीज़ के कारण? डिजाइन। वो क्या, फॉर्म क्या करेगा? एस्टेब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर इस तरीके से डिजाइन करेगा ताकि वो रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है, प्रोवाइड करे। ठीक है, क्लियर है? पॉलिसी एंड प्रोसीजर टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस। ठीक है, और ये चेक करेगा कि सारा काम एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन
या एज पर स्टैंडर्ड ऑडिटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, या तो कोई इशू। चलो बढ़िया है। अब इस टॉपिक में, इंगेजमेंट परफॉर्मेंस में कौन कौन सा मैटर एड्रेस्ड होते हैं, क्या होते हैं, एड्रेस होते हैं, ठीक है, उसको शामिल किया गया। इसमें कौन कौन सा मैटर क्या है एड्रेस किया गया, उसमें कौन कौन सी बात को इंक्लूड किया गया, ठीक है। इस तरह देखो कि कैसे, हाउ हाउ engagement how engagement team are briefed, how engagement team are briefed, okay, briefed on engagement to obtain understanding of the objective of their work। यानी किस तरीके से इंगेजमेंट टीम को पता है कि उसका काम क्या है, ठीक है, इस सब मैटर को क्या होता है इस चीज में एड्रेस किया जाता है, ठीक है। ये और एक बात चेक करेगा इंगेजमेंट टीम के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है कि वो एज पर एप्लीकेबल ऐसे के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। प्रोसेस, ये चीज को एड्रेस किया जाएगा। प्रोसेसेस प्रोसेसेस फॉर कंप्लाइंग, process for complying with applicable engagement standard, ओके। ये तो प्रोसेस है कंप्लाई विद एप्लीकेबल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, ठीक है। इसमें फिर एक और बात है कि इंगेज प्रोसेस है किस चीज़ का, प्रोसेस है किस चीज़ का, ऑफ इंगेजमेंट, किस चीज़ का, सुपरविजन। आप सुपरविजन करो, सुपरवाइज किया जाएगा, इस चीज़ को एड्रेस किया जाएगा। स्टाफ का ट्रेनिंग सही तरीके से हो रहा है इसको एड्रेस किया जाएगा, ट्रेनिंग एंड कोचिंग, ओके। नेक्स्ट, कौन कौन सा मेथड, यानी मेथड ऑफ रिव्यूइंग, मेथड ऑफ रिव्यूइंग ऑफ वर्क परफॉर्म द significant judgment made and the form of report issued। देखो क्या है मतलब, मेथड ऑफ रिव्यूइंग यानी कि कौन सा मेथड अप्लाई किया गया इंगेजमेंट टीम के काम को रिव्यू करने के लिए, ठीक है। मेथड ऑफ रिव्यूइंग द वर्क परफॉर्म बाय सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड एंड द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट इशूड, ठीक है। रिव्यू करेगा वर्क को, ठीक है, सिग्निफिकेंट जजमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, और कैसे रिपोर्ट को इशू किया है उसके रिगार्डिंग, ये सब चीज़ को क्या करेगा, रिव्यू करेगा, ठीक है। अब एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन किया गया है कि नहीं किया गया, एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन किया गया है कि नहीं किया है उसके रिगार्डिंग क्या करें, चेक किया जाए एड्रेस के। एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्क परफॉर्म एंड ऑफ द टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ द रिव्यू। क्लियर है, चलो बढ़िया है। और वो सारे प्रोसेस को रख लिया जाएगा, यानी कि जो भी प्रोसेस किया गया है करंट में, ठीक है, वो सारी चीज़ों क्या हमेशा रिकॉर्ड करके रखा जाएगा फॉर फ्यूचर प्रोसेस टू कीप, ठीक है, ऑल पॉलिसीज
एंड प्रोसीजर करेक्ट। क्लियर? बढ़िया। यहाँ तक कोई इशू? चलो, अब जो भी काम हम लोगों ने किया ना इतने दिनों में, यानी एलिमेंट्स, यानी कि जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहे हैं, उस सारे काम का क्या किया जाएगा? उस सारे काम का आपको मॉनिटरिंग किया जाएगा। ठीक है, उस सारे काम को हमको क्या किया है? मॉनिटरिंग किया जाएगा। ओके, ये मॉनिटरिंग करने के रिगार्डिंग फॉर्म क्या करेगा? वो फिर से क्या है? पॉलिसी एंड प्रोसीजर को क्या करेगा? एस्टेब्लिश करेगा। किस चीज के रिगार्डिंग? कि वो रीजनेबल, यानी इस तरीके से डिजाइन करेगा कि वो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर लें, ऑब्टेन कर लें। ठीक है, ओके, कि वो अच्छे तरीके से काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ओके, यहाँ तक कोई इशू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब पर्पस क्या है? यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। पर्पस ऑफ मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद क्वालिटी कंट्रोल। ओके, तो ये पर्पस ये है, इसका मॉनिटरिंग करने का पर्पस क्या है? पर्पस बस यही है कि हमको ये देखना है कि वर्क जो भी हो रहा है, ठीक है, वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, कि ऐसे को कंपाइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को कंपाइल कर रहा है कि नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, उसको कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वर्क किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? वर्क परफॉर्म्ड होना चाहिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। मॉनिटरिंग करने का एक और पर्पस है, वो ये देखेगा कि क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन है कि नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि क्वालिटी कंट्रोल से कंप्रोमाइज किया गया है। ठीक है, ये चेक कर लेगा, और ये अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है कि नहीं है। दो चीज़ क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को अप्रोप्रिएट रूप से अप्लाइड किया गया है कि नहीं किया गया, अप्रोप्रिएटली अप्लाइड। ओके, यही पर्पस है और कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, इसमें कोई इशू? चलो, अच्छी बात है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है प्री कंडीशन। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्री कंडीशन। प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट। देखो, यहाँ पे आराम से सुनो। ठीक है, यहाँ पे आराम से कहानी की तरह सुनो। मान लो कि ये ए लिमिटेड है, ये क्या ए लिमिटेड है, ठीक है। ए लिमिटेड का चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? सी ए अमन है, ठीक है। ए लिमिटेड का चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? सी ए अमन है, ठीक है। ए लिमिटेड ने सी ए अमन को क्या किया? वर्क के लिए ऑफर किया, वर्क के लिए क्या किया? वो ऑफर किया, ठीक है। अब सी ए अमन के पास ये ऑफर आया, ऑफर क्या हुआ? ऑफर आया, ठीक है। अब सी ए अमन इस काम को एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन अराइज है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट। तो ये काम एक्सेप्ट करने से पहले,
एक्सेप्ट करने से पहले, यानी सीए अमन जो ए लिमिटेड का काम एक्सेप्ट करने से पहले ये चेक करेगा कि प्री कंडीशन यानी कि ये काम चेक करने से पहले ये चेक करेगा कि ये कंडीशन है। मान लो कि एक सब कंडीशन, एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, ये सब कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं या नहीं, ठीक है, फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। यदि कंडीशन यानी कि ये सारा कंडीशन यदि फुलफिल हो रहे हैं, यानी कि फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है, तो सीए अमन क्या करे ना, वर्क को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, यानी कंडीशन प्री कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो वर्क को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और नहीं हो रहे हैं तो काम को अमन क्या करेगा, ए लिमिटेड के काम को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर है? अब हमको ये पढ़ना है कि ये प्री कंडीशन में कौन कौन से पॉइंट को शामिल किया जाता है। ये सिंपल सा समझ में आया कि क्या होता है, ठीक है। अब ये शामिल किया जाए कि प्री कंडीशन में कौन कौन से बात को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे 210 डील करता है। ऐसे क्या, कौन सा डील करता है? ऐसे 210 वो कहता है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ये बताता है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऐसे 210। तो हम लोग प्री कंडीशन पे आते हैं, ठीक है। तो सीए अमन बोलता है किसको बोलेगा, ए लिमिटेड को, कि भाई साहब आप प्री कंडीशन फुलफिल करो, तब हम आपके काम को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्लियर? तो ए लिमिटेड पूछता है सीए1 से कि ठीक है भाई साहब, मेरा प्री कंडीशन क्या क्या, हम कौन कौन सा कंडीशन फुलफिल करें कि आप मेरे काम को क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। तो सीए1 बोलता है जरूर, हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा बात को आप फुलफिल कीजिएगा तो हम आपके काम को एक्सेप्ट करेंगे। तो सीए1 लिस्ट तैयार करना शुरू करता है कि भाई साहब, यदि आप एक्सेप्टेबल एफआरएफ अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तब हम आपके काम को एक्सेप्ट करेंगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एज पर एक्सेप्टेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग क्या करो यूज करो, ठीक है, बढ़िया है। फिर मैनेजमेंट पूछता है ठीक है, ये तो आपका पहला कंडीशन, और कोई कंडीशन? तो कहते हाँ, अभी तो आपके लिए मेरे पास और कंडीशन है। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रिपरेशन करोगे, आप प्रिपरेशन करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए भाई साहब, ये भी हम मान लेंगे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब जो काम जहाँ पे हम करने के लिए गए हैं वहाँ पे ऑडिट क्या होना चाहिए, एप्लीकेबल भी होना चाहिए, ठीक है। जो काम करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप क्या करोगे, एज पर एफआरएफ यूज करो, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करना है। एंड द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट to the premises on which audit is conducted, ठीक है। और क्या बोलते हैं सीए, और क्या बोलते हैं सीए और जो फॉर्म है उसके बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है।
तो ये बात तो मान लिए कि चलो भाई साहब एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अब ये बोलता है कि प्रिपरेशन भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना है, ठीक है, ये भी मान लिए, ठीक है, प्रिपरेशन भी करेंगे, ठीक है। फिर सीए ये बोलता है कि आप एक बार यूज करोगे एप्लीकेबल एफआरएफ, दूसरा प्रिपरेशन करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरा आप ही को क्या करना है, इंटरनल कंट्रोल भी मेंटेन आप ही को करना है, इंटरनल कंट्रोल भी आप ही को मेंटेन करना है, ठीक है। और चौथा, आप हमको ठीक है सारा इंफॉर्मेशन क्या करोगे ना, ऑल इंफॉर्मेशन क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे, और उसका क्या करोगे, एक्सेस प्रोवाइड करोगे, ठीक है। यानी कि आप हमको सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, उसका एक्सेस प्रोवाइड करोगे, ठीक है। और यदि कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होगा किसी चीज़ के रिगार्डिंग, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होगा किसी चीज़ के, वो आप हमको प्रोवाइड करोगे। और तीसरा, आप हमको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दोगे, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दोगे, ठीक है। हमको जिस पर्सन से हमको जिस पर्सन से जो इन्फॉर्मेशन लेनी हो, जो इन्फॉर्मेशन लेनी हो, हम वो ऑप्ट कर सकें, ठीक है, ऑप्टेन कर सके। ये नहीं कि आप कहीं पे हमको क्या कर रिस्ट्रिक्ट करते हो कोई भी काम करने से। यदि आप ये सब कंडीशन फुलफिल करोगे, ठीक है, तो हम आपके काम को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, कब काम आपका एक्सेप्ट करें, जब आप यूज कर रहे हो एप्लीकेबल एफआरएफ, ठीक है। दूसरा, आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ को मेंटेन करना, एफएस को। तीसरा, आप हमको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे और उसका एक्सेस दोगे, ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे और उसका एक्सेस दोगे। और यदि हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना होगा, वो भी आप प्रोवाइड करोगे। और तीसरा, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दोगे, यानी कि कहीं भी हमको रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए काम करने के दौरान। क्लियर, ये सारा काम कंडीशन फुलफिल करें तो हम आपके काम को एक्सेप्ट करेंगे। तो इसी टॉपिक का नाम है प्री कंडीशन ऑफ एन ऑडिट। यहाँ तक कोई इशू, चलो मच बेटर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीमेंट ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट। तो देखो, ये बेसिकली कुछ नहीं है, इस सीए अमन जो काम किया होगा ना, सीए अमन जो काम करने के लिए जा रहा होगा किसमें, ए लिमिटेड में, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट जो साइन होगा ना, जो एग्रीमेंट साइन होगा वो एक डॉक्यूमेंट में क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड होता है और उस पर क्या होगा, सीए अमन भी साइन करेगा और जो फॉर्म होगा जिसका काम किया जाएगा वो भी क्या करेगा, साइन करेगा। जो भी जैसे भी साइन करे वो साइन करे, ठीक है। अब ये साइन करने के बाद दोनों के बीच में मैनेजमेंट को भी ये समझ में आ जाता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वर्क के रिगार्डिंग, जो सी आ रहा है काम करने के लिए उसमें मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और सीए को भी समझ में आ जाता है कि हमको क्या क्या काम करना है, ठीक है। तो वो चीज़ क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड करके लिखा जाता है और दोनों इंसान क्या करते हैं, उस पर साइन करता है, ओके। अब ये जो एग्रीमेंट साइन होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। उसमें कुछ बातों को शामिल किया जाता है, ठीक है। और वो बातें इस तरह से कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इस ऑडिट जो करने के लिए आ रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। यदि पर्पस से नहीं पता रहेगा कि हम काम क्यों कर रहे हैं, तब तो कोई रीजन ही नहीं रहेगा इस काम करने का। यानी ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी हम किस हद तक इस काम को कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट
ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? ये पहला पॉइंट। इसमें ये बात भी मेंशन रहेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर क्या है। ठीक है, इसमें ये बात भी मेंशन रहेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका क्या है, मैनेजमेंट की क्या है। ठीक है, फिर आइडेंटिफिकेशन भी करेगा, आइडेंटिफिकेशन करेगा कौन सा एफआरएफ अप्लाई किया गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ। ओके, और ये भी देखा जाएगा, ठीक है, कि कितना कितना हद तक कोई भी काम डिफर हो सकता है। ठीक है, यानी काम कर रहे ये, यानी कि हम काम करने के लिए जा रहे हैं कि इस काम को करने में हमको इतना टाइम लगेगा, इतना समय लगेगा, इतना कॉस्ट लगेगा। ठीक है, परंतु वो एक्सपेक्टेड डिफरेंस कितना तक हादसा, उस बात को भी क्या होता है इस पर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट। ये तो क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू? चलो बढ़िया है। हम लोग का अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं रैकरिंग ऑडिट। रैकरिंग ऑडिट ये हम लोग का क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, रैकरिंग ऑडिट समझो पहले ये होता है क्या है। मान लो कि ये ए लिमिटेड है, ठीक है, अब मान लो कि ये अमन है, जो कौन है, सी ए अमन है। ठीक है, सी ए अमन। ठीक है, अब ये काम करने के लिए यानी प्रीवियस ईयर भी यही काम किया हुआ था। ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर भी यही काम किया था, सी ए अमन ए लिमिटेड का काम किया होता। तो क्या हमेशा इसको ये बात बताना जरूरी है लिमिटेड को कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है? नहीं बताने की ज़रूरत है। ठीक है, बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में रिवाइज करवाया जाएगा और उसको याद दिलवाया जाएगा, रिवाइज और रिमाइंड करवाया जाएगा। ठीक है, ए लिमिटेड को। ठीक है, कौन कौन को सर्कमस्टांसेस में। ठीक है, सर्कमस्टांसेस कौन सा सर्कमस्टांसेस है कि जिस सर्कमस्टांसेस में रिवाइज और रिमाइंड करवाया जाएगा किसको, ऑर्गेनाइजेशन को। क्लियर है? तो देखो वो है, यदि एंटिटी को ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है किस चीज़ के रिगार्डिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप के रिगार्डिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप के रिगार्डिंग, तो उस सर्कमस्टेंस में रिवाइज और रिमाइंड किया जा सकता है, रिवाइज और रिमाइंड करवाया जा सकता है। ओके, ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। एंटिटी मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग। दूसरा पॉइंट देखो, यदि हम लोग ए लिमिटेड और सी ए अमन कोई दूसरे एग्रीमेंट पे वर्क कर रहे थे, दूसरे एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन पे, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों ने कंसेंट के साथ, ठीक है, यानी कि उस चीज़ में क्या किया, रिवाइज कर लिया। ठीक है, और यह स्पेशल टर्म ही ऐड हो गया, स्पेशल टर्म क्या हुआ, ऐड हो गया। ठीक है, तो उस दौरान क्या होगा ना कि रिवाइज करवाना जरूरी है। ठीक है, अब ए लिमिटेड में सी ए अमन काम करने के लिए जा रहा था, और सी ए अमन जो काम करने के लिए जा रहा था ए लिमिटेड में, और ए लिमिटेड का ही सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गया हुआ है। क्या हुआ है, चेंज हो चुका है। तो सीनियर मैनेजमेंट को बताएगा ना ए लिमिटेड की, नहीं आपकी कंडीशन ये थी, आपको ये वर्क करना है। ठीक है, तो उस सर्कमस्टांस में भी रिवाइज
और रिमाइंड करवाना जरूरी होता है। क्लियर है? अब यदि सिग्निफिकेंट चेंजेज हो रहे हैं, सिग्निफिकेंट चेंजेज हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं नेचर और साइज ऑफ बिजनेस, ठीक है, इस दौरान भी क्या होना चाहिए, रैकरिंग ऑडिट में रिवाइज इवेंट कराना जरूरी होता है। ठीक है, अब मान लो कि बिहार है, मान लो कि बिहार है, ठीक है, बिहार में तो वाइन अलाउ था, अलाउ था, ठीक है, वाइन अलाउ था, बट बिहार में जब से बैन हुआ, बैन हुआ ना, जब से बैन हुआ तब से तो क्या होता है, ये अलाउ नहीं है बिहार में, अलाउ नहीं है बिहार में। ठीक है, अब लॉ के कारण, लॉ ही लगा ना बिहार में कि बिहार में अब शराब वराब नहीं बिकेगा, तो लॉ के कारण जो जो बिजनेसमैन जो बिजनेसमैन वाइन बेच रहा था उसका शॉप क्या हुआ, बंद हो गया, बंद हो गया ना। तो इस पे इफेक्ट किसके कारण हुआ, लॉ के कारण, ठीक है, कानून व्यवस्था के कारण, जिस कारण से यदि कोई भी कहीं पे भी लॉ चेंज होता है, चेंजेज इन लॉ, चेंजेज इन लॉ, ठीक है, उस सर्कमस्टांसेस में भी, यानी कि आप पहले दारू बेच सकते थे परंतु अब दारू नहीं बेच सकते, ठीक है, तो चेंजेज इन लॉ के कारण भी यदि ऐसा कोई सिचुएशन अराइज होता है तो उस सर्कमस्टांस में भी रिवाइज और रिवाइंड करवाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, अब पहले हम यूज कर रहे थे दूसरा एफआरएफ, ओके, दूसरा एफआरएफ हम लोग यूज कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब क्या कर रहे हैं ना, अनदर एफआरएफ यूज किया जा रहा है, अनदर एफआरएफ यूज किया जा रहा है, किस कारण से, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कि दूसरा एफआरएफ यूज किया जा रहा है, तो इस सर्कमस्टांसेस में भी रिवाइज और रिमाइंड कराया जा सकता है। क्लियर? और भी अदर कंडीशन हो सकते हैं, अदर सर्कमस्टांसेस में भी रिवाइज करवाया जा सकता है। क्लियर? कोई भी इशू? चलो बढ़िया है। हम लोग का अब नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। देखो सिंपल से एग्जांपल समझो, ए लिमिटेड था और ये सी ए अमन है, सी ए अमन है, ठीक है, ये काम कर, यानी ए लिमिटेड ने सी अमन को ऑफर दिया होगा, ये क्या हो रहा है, काम को एक्सेप्ट करने के लिए जा रहा होगा, ठीक है, बट बिफोर द एक्सेप्टेंस, बट बिफोर द एक्सेप्टेंस, ठीक है, बट बिफोर द एक्सेप्टेंस ए लिमिटेड क्या बोलता है, हम आप पे, ए लिमिटेड क्या बोलता है, ए लिमिटेड का हायर अथॉरिटी यानी कि TCWG एंड मैनेजमेंट ये बोलता है हम आप पे कुछ लिमिटेशन लगाएंगे, ठीक है, हम आप पे कुछ लिमिटेशन लगाएंगे कि आप ये डाटा या ये इंफॉर्मेशन को आप चेक नहीं करोगे, ठीक है, कुछ लिमिटेशन लगा दिए जिस कारण से क्या, अगर आप ये डाटा ये इंफॉर्मेशन आप क्रॉस चेक नहीं करोगे, आप चेक नहीं करोगे, ठीक है, और ऑडिटर को ये ट्रस्ट है, ये विश्वास है कि ये जो लिमिटेशन लगा है, ये जो लिमिटेशन लगा है, जिस लिमिटेशन के कारण ऑडिटर का ओपिनियन, ऑडिटर का क्या ओपिनियन डिस्क्लेम जाएगा, ठीक है, डिस्क्लेम जाएगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाएगा, ठीक है, ओपिनियन जाएगा, तो उस सर्कमस्टांसेस में ऑडिटर वर्क एक्सेप्ट नहीं करेगा, वर्क एक्सेप्ट नहीं करेगा। सुनो, ए लिमिटेड ने सीएम उनको वर्क ऑफर किया, ठीक है, परंतु बिफोर एक्सेप्टेंस TCWG मैनेजमेंट क्या करता है, उसके काम को लिमिट
लिमिटेशन लगा देता है कि आप ये क्रॉस चेक नहीं कर सकोगे। अब ऑडिटर को ये विश्वास है कि इस लिमिटेशन के कारण ऑडिटर का ओपिनियन डिस्क्लेमर ओपिनियन जाएगा, तो ऑडिटर उस वर्क को क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, चलो बढ़िया। अब हम लोग का इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन एंगेजमेंट। ठीक है, एंगेजमेंट। ठीक है, अब ए लिमिटेड का सीए अमन वर्क एक्सेप्ट कर चुका है। ठीक है, वर्क एक्सेप्ट कर चुका है। अब ए लिमिटेड क्या करते हैं, ए लिमिटेड सीए अमन को रिक्वेस्ट करता है। क्या करता है, वो रिक्वेस्ट करता है कि आप इस ऑडिट का टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ा सा आप रिवाइज कर दें, यदि ये रिक्वेस्ट, चेंज करने का रिक्वेस्ट, यदि ये रीजनेबल है, ठीक है, यानी चेंज किया जा सकता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा ना, चेंज कर लेगा। और वो क्या करेगा, फिर से उस चीज़ में रिटर्न फॉर्म में उस चीज़ को क्या करेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, और यदि ये चेंजेज अनरीजनेबल है, ठीक है, तो वो उस चीज़ को क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है। अब ऑडिटर चेंज नहीं करता है तो मैनेजमेंट बोलता है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, ठीक है, आप इस चीज़ को चेंज नहीं करोगे, ठीक है, नहीं करोगे तो आपको काम नहीं करने दिया जाएगा, वर्क नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, काम नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, आप काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब ऑडिटर क्या करेगा ना, यदि उसको, यानी कि ओल्ड टर्म्स एंड कंडीशन पे काम नहीं करने दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा ना, और यदि वो ओरिजिनल क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट टर्म पे काम नहीं करने दिया है, ठीक है, तो ऑडिटर क्या करेगा ना, विड्रॉ कर लेगा, यानी कि वो उस काम को करने से विड्रॉ कर लेगा, यदि कोई क्या करेगा, वो अपने काम को क्या विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, वेयर पॉसिबल अंडर एप्लीकेबल लॉ। ठीक है, और ये डिटरमाइन करेगा कि ऐसा तो नहीं है कि उसको कहीं पे अप्रोप्रिएट पार्टी को रिपोर्ट करना है। ठीक है, यदि ऐसा है तो उस सर्कमस्टांस में वो क्या करे, अप्रोप्रिएट पार्टी को रिपोर्ट करके वो क्या करेगा ना, उस चीज़ को अपना विड्रॉ कर लेगा, वो अपने काम को नहीं करेगा। ठीक है, और उस काम से क्या करेगा, वो रिजाइन दे देगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का फर्स्ट चैप्टर था। ठीक है, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने ये पढ़ा, यदि एक बार काम एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है, और काम एक्सेप्ट होने के बाद कोई भी कंपनी सामने वाले ऑडिटर को ये बोलता है कि आप इस वर्क में क्या करो, इस ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में आप क्या कुछ चेंजेस कर दो। ठीक है, और यदि ये चेंजेस रीजनेबल है तो ऑडिटर क्या करेगा, उस चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेगा और रिटर्न फॉर्म में उस सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, अब ये चेंजेस क्या है ना, रीजनेबल नहीं है, तो उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे जिद पे मैनेजमेंट भी अड़ गया हुआ है कि नहीं, आपको ओल्ड टर्म पे काम करना है तो कीजिए, नहीं तो आप काम नहीं कीजिए। तो मैनेजमेंट का ये कंडीशन लगाने के कारण यदि ऑडिटर को लगता है कि नहीं, यहाँ पे मेरा डिस्क्लेमर ओपिनियन जाएगा, तो उस सर्कमस्टांसेस में क्या करेगा, ऑडिटर अपना काम से विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, और यदि उस ऑडिटर को यदि कोई अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को रिपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस इंसान को रिपोर्ट करने के बाद वो अपना काम समाप्त कर लेगा। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक हो गया कंप्लीट। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में सेकेंड चैप्टर पे। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर में यदि आपको कोई भी
क्वेश्चंस हो, यदि जिस टॉपिक में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, ठीक है, तो आप मैसेज कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 2, ठीक है, और वो होंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।